तो फिर अब तुम्हारी 11वीं उर्दू की तैयारी में आखिरी 30 दिन बाकी हैं और तुम इन 30 दिनों में अपनी उर्दू की गेम को एक नेक्स्ट लेवल करने वाले हो। वो कैसे? अपनी कोशिश के साथ और इस प्लान के साथ जो मैं तुम्हें इस वीडियो में दे रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत से बच्चों को सामने बैठाया और उनसे पूछा कि तुम्हें तुम्हारी 11वीं उर्दू में मसला किस चीज़ का आता है। उन्होंने मुझे बहुत सी प्रॉब्लम बताई, इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम जो कि हर बच्चे को थी, वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। वो क्या आती हैं कि वो अशार किसके नज़म और गज़ल के अशार इनकी समझ नहीं थी कहाँ से तैयार करने, किस तरह तैयार करने, इनको लिखना किस तरीके से है और इनका पैटर्न क्या होगा लिखने का। और दरख्वास्तें 11वीं उर्दू में इसका क्या पैटर्न है, इसको लिखना किस तरीके से है। और ये तो बताओ दरख्वास्त आएगी या फिर रसीद आएगी। और मुकालमे और हवाला जात यानी हवाले के अशार, उर्दू के जान होते हैं हवाले के अशार, एमसीक्यू भी तो है ना। इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉब्लम थी, तो मैं तुम्हें मैं इसी वीडियो में इन सब चीज़ों का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दे रहा हूँगा। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल्ला मुगल। मैं कौन हूँ तुम्हें रहने देने वाला। तो मेरे दोस्त ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा एक बड़ा भैया जिसने वो सारे खुलासा किया जिसके तुम देने की कोशिश कर रहे हो। बस अब मैं अपने इतने सारे एक्सपीरियंस को तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स कर लेकर आया। तुम्हें इस वीडियो में क्या मिल रहा होगा? तुम्हारे 11वीं उर्दू के पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से लेकर और क्वेश्चन नंबर 8 तलखीस तक हर क्वेश्चन का मुकम्मल सॉल्यूशन मिल रहा होगा और एक 30 दिन का प्लान तुम्हारी उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए और एक बहुत बड़ा गिफ्ट जिसे तुम लाजमी ही लेकर जाना। और सबसे जरूरी, कैसे तुम इन सब टिप्स के जरिए जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताएंगे तुम्हारा जो हमारा गोल है अपनी उर्दू में 90 प्लस मार्क्स लेना, वो कैसे हासिल कर सकते हो। ये तो मैंने कम बताए हैं, अगर कोई बच्चा अच्छे तरीके से उन टिप को फॉलो करे ना जो मैंने इस वीडियो में दी हैं, तो वो इससे फुल मार्क्स तक ले सकता है। और सबसे जरूरी, अब तुम पूछोगे कि टॉपर बच्चे ऐसे क्या सिकड़बाज जानते हैं उर्दू के बारे में कि बैठते तो वो भी हमारी क्लास में है लेकिन फिर भी हमारे साथ बैठते हैं, तैयारी वही करते हैं, वो अच्छे नंबर ले लेते हैं। तो मेरे दोस्त, वो बच्चे तुम्हारे उर्दू के हर क्वेश्चन में मुतल्लिक वो सिकड़बाज जानते हैं जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूँ। तुम्हारा जो पहला सवाल होगा वो होगा एमसीक्यूज का। एमसीक्यू में तीन आते हैं पोर्शन ग्रामर के, वो आता है अदबी इस्लाहत, शेरी इस्लाहत और मुज़क्कर और मोनस। इनको करने का सिंपल तरीका पता है क्या है? इनका जो रूल है ना वो तैयार कर लो, फिर पास्ट पेपर के जो एमसीक्यूज होंगे कहीं से मिल जाएंगे, तुम उनकी प्रैक्टिस कर लो और तुम्हारे इन तीनों में 5 5 और 5 मिनट पक्के हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाते हैं उससे। उसके बाद जो तुम अगला सवाल कर रहे होगे वो होगा नज़्म खलासा। ये था सवाल नंबर 5। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इस वीडियो में मैं तुम्हें तुम्हारी 11वीं उर्दू के हर क्वेश्चन का एक सीक्वेंस में हल दूंगा। सीक्वेंस कौन सी? जिस सीक्वेंस से हम अपना पेपर बोर्ड में सोल्व कर रहे होंगे, है ना, हमने उसमें वो सीक्वेंस रखनी होती है जहाँ पर हमने वो क्वेश्चन जहाँ हमारा टाइम कम लगा है लेकिन नंबर ज्यादा मिल रहे हैं, हम उनको पहले लिख रहे होते हैं। इस वजह से हम सबसे पहले अपना सवाल करेंगे पेपर में, वो होगा नज़म खुलासा। ये होगा 5 नंबर का सवाल। इसको लिखना होता है 7 से 8 लाइन, 10 लाइन कर लो, इतनी काफी होती हैं, इससे ऊपर की जरूरत नहीं होती। और बाकी जो उसमें हेडिंग वगैरह होती हैं वो डाल के उसको एक पेज का लिखना होता है। इसको तैयार करने का तरीका क्या? वो ये कि अशार है उनका मफहूम आता हो उसको सीक्वेंस से लिखो, तुम्हारा नज़म खुलासा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जो हम अगला सवाल कर रहे होंगे वो होगा सबक का खासा। ये होता है 10 नंबर का होता है। एक नंबर होता है इसमें मुसन्नफ का नाम लिखने का और 9 नंबर खासा लिखना होता है। खासा में लिखना होता है 2 2.5 पेज का लिखना होता है और पैराग्राफ बनाने होते हैं, हर पेज में 2 पैराग्राफ बनाने होते हैं। और हमने इसको तैयार किस तरीके से करना होता है? वही सिंपल तरीका है, हमने एक पढ़ा सबक, उसके जो मेन पॉइंट मेन हेडिंग है वो हमने याद कर ली, एक तरफ लिख ली, बस हमने हेडिंग याद रखनी है। हमने उस हेडिंग को उस टीकों का इस्तेमाल करते हुए इसका खुलासा लिखना होता है। ये तरीका वही होता है, इससे सिंपल तरीका कोई है नहीं सबक खुलासा तैयार करने का। उसके बाद जो हम अगला सवाल कर रहे होंगे वो होगा दरख्वास्तें। अब यहाँ पर दरख्वास्तों का एक सवाल होता है, वो होता है हमारे पास रसीद 11वीं में, वो टीम ने यहाँ नहीं लिखी, मैं तुम्हें तुमने वो भी तैयार लाजमी करना है। ये दोनों सवाल होते हैं 10 नंबर के होते हैं, जिसमें दरख्वास्त हमें लिखनी होती है 1 1.5 पेज की लिखनी होती है। दरख्वास्त में अशार कोई नहीं लिखने होते, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम्हारी दरख्वास्त में होते हैं 5 नंबर फ्री के। वो किस तरह? जो दरख्वास्त में हमने शुरू की डालते हैं, कुछ हेडिंग होती हैं और कुछ शुरू की बाद में होती हैं। वो शुरू वाली आ गई जनाबी आली वाली, बाद में आ गई अलर्ज वाली हेडिंग होती है ना हमारे पास। इनके 5 नंबर पक्के होते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार।
और फिर इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लो ना। तुम कोई भी सवाल तुम्हें आ रहा हो दरखास्त का, कोई भी दरखास्त क्यों ना हो, वो हेडिंग पहले लिखो, मतलब बॉडी जो बात होती है उसमें चंद बातें होंगी वो लिख लो, तुम्हारे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे और आधा नंबर आ जाएंगे। ये दरखास्त में 3 नंबर लेने देखा था। उसके बाद रसीद आता है, रसीद सारी है ही सारी पैटर्न के मुताबिक है, मतलब रसीद की पैटर्न प्रैक्टिस कर लो, रसीद वही से मुकम्मल हो जाएगी। फिर चाहे तुम्हें रसीद कोई भी क्यों ना आ रही हो, वहां पर हमने चीज की वैल्यू के हिसाब से उसकी रसीद लिख देनी है। मिसाल में रसीद आ रही है तुम्हें साइकिल की, हम लिखेंगे कीमत जिसकी आती है 20,000, नीचे जिसके होंगे 10,000। अगर आ रही है तुम्हें गाड़ी की आ रही है कीमत जिसकी 20 लाख, नीचे से जिसके नीचे 10 लाख होते हैं हम ये लिख देंगे। यानी चीज की वैल्यू के हिसाब से हमने रसीद लिख देनी है। और सारा पैटर्न रसीद का होता है, वो आता है सीधे 10 नंबर हाई फ्री के नंबर है। प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार इस चीज की, जो पैटर्न बोर्ड में इस्तेमाल होता है 10 नंबर आराम से आते हैं। उसके बाद जो अगला सवाल हम कर रहे होंगे, जो मेरी टीम में तुम्हारे लिए ना इंपॉर्टेंट दरखास्तें सारी इकट्ठी कर दी हैं, और ये रही और ये रही। मैं तुम्हें ये नहीं कहता है कि दरखास्तें इसी में से आएंगी, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि जब तुम अगर ये वाली दरखास्तें मुकम्मल कर लोगे, तुम्हारी दरखास्त की हर क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर दरखास्त तुम्हारे बोर्ड में कोई भी क्यों ना आ रही हो तुम मुकम्मल कर लोगे। और फिर भी वैसे भी यहीं से आ सकती हैं दरखास्तें, और वैसे भी ये सारी दरखास्त जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ इकट्ठी कर दी गई हैं। ज्यादा चांस तो यही है कि दरखास्त इसी से आ रही होगी। तुम इन्हें लाजमी प्रैक्टिस करना पहले। उसके बाद जो हम अगला सवाल कर रहे होंगे वो है मुकालमे का। अब मुकालमा आता है और इसके अंदर वज़ाम चाहता है, इनमें से कोई एक आ रहा होगा, लेकिन मुकालमा लाजमी आता है, वही तैयार कर लेना, वही काफ़ी रहता है, वही आसान होते हैं मुकालमा तैयार करने के लिए। मुकालमे को हमें लिखना 2 से बच के लिखना तो ये भी, और मुकालमे में हमने अशआर को, हवाले अशआर को वो भी ऐड करना होता है। और साथ ही साथ मुकालमे में हमने जो शुरू इसका पैटर्न पता है क्या आता है? शुरू में लिखना होता है तमहीदी मंज़रनामा, और हम उसके आखिर में लिखेंगे इक्तमी मंज़रनामा। यहाँ से करेंगे उस दौरान बातचीत होगी, और बातचीत को मुकम्मल करते हुए एक मुकालमा लिखना होता है। मतलब किसी मौजू में मुकालमा क्यों ना चाहे, जैसे मौजू कौन से हो गए, मेरी टीम में तुम्हारे लिए सारे मुकालमे के इंपॉर्टेंट मौजू जो हैं वो भी इकट्ठे कर दिए हैं। अगर तुम इन मौजूद प्रैक्टिस कर लोगे ना, अव्वल तो मुकालमा आ ही यहाँ से रहा होगा, लेकिन जैसे कि कंटिन्यू में कहता है कि मुकालमा आए यहाँ से, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई भी मुकालमा क्यों ना जाए पेपर बोर्ड में, तुम उसे मुकम्मल कर लोगे, तुम्हारी इससे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी मुकालमे के बारे में कि तुम्हारे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे इससे। इसके बाद हम सवाल कर रहे हैं अगला, वो होगा तलखीस का। तलखीस होता 10 नंबर का सवाल होता है। इसमें 2 नंबर होते हैं अनुमान लिखने के, जो हमें पैराग्राफ मिला हुआ है, और 8 नंबर होंगे तलखीस लिखने उसके। अब अनुमान पता है क्या करना होता है, हमने अनुमान 2 लिखने होते हैं, 3 लिखने होते हैं, क्योंकि अनुमान 2 नंबर का एक है, मतलब अनुमान लिखने का ऑप्शन जो होता है, अगर कोई एक हमारा गलत भी हो जाए तो तुम्हारा दूसरा अनुमान ठीक हो रहा हो, तो भी हम 2-3 लाजमी लिखने होते हैं अनुमान। और अनुमान तुम्हें कहाँ मिलेगा, जब मैं तुम्हें टिप ना बताऊं इसी तरह की लिखनी किस तरीके से हमने उसका अनुमान कैसे ढूंढना है, एक बहुत कमाल की टेक्निक है, वो पता क्या है, ये तलखीस से हम अनुमान है ना, तुम्हारी तलखीस के ये तो पहली तो लाइन में मिल रहा होगा या आखिरी लाइन में मिल रहा होगा, 90 वो चांस होगा तुम्हारा अनुमान यहीं से मिल रहा होगा। मतलब इनमें जिस मौजूद पर बात हो रही होगी ना, तुम उसी को तलखीस का अनुमान कर सकते हो, और तुम्हारे 2 नंबर उसमें पक्के हो जाएंगे। फिर आता है तलखीस लिखनी। तलखीस को क्या लिखना होता है, अस्तर तलखीस का मतलब जो है ना, जो रूल बताया हुआ है वो यही है कि तुमने इसका 1/3 लिखना है, मतलब अगर 100 वर्ड थे 30 लिखेंगे, 10 थे 3 वर्ड लिखेंगे। इसका ये पैटर्न आता है। मैं तुम्हें टिकने बता दूं, एक टेक्निक मुकम्मल एक टिप होगी कि तलखीस हम लिख कैसे सकते हैं। वो यहाँ पे तरीका बताओ ना क्या करना है, कि तुमने तलखीस में मिल जाएगा पैराग्राफ, वहां पर 2-3 जो लाइन होगी ना, 3 लाइन पकड़नी है, उसको आपस में एक लाइन में देना, मतलब तुम्हें 3 मिलेंगी अलग लाइन मिलेंगी, उसको कट कर तुम एक लाइन में दोगे। तलखीस का ये पैटर्न है, तुम इसे तलखीस मुकम्मल कर लोगे। ये सारी प्रैक्टिस तलखीस ही है, और प्रैक्टिस होती है अनसीन है ये वाली, मतलब इसे प्रैक्टिस जितनी करनी है वही करोगे उतना ही बेहतर रहेगा। तुम इस तरीके में तलखीज़ अपनी मुकम्मल कर लोगे। तुम इस तरीके से अपनी तलखीज़ वाला क्वेश्चन मुकम्मल कर लोगे। अब उसके बाद जो हम अगला सवाल कर रहे होंगे, वो होगा इक्तबास की तशरीह। ये सवाल होता है 15 नंबर का। इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हवाला मतन वाला पार्ट होता है, एक होता है तशरीह वाला पार्ट होता है। हवाला मतन पार्ट के होंगे इसके 5 नंबर होंगे, जिसमें 2 नंबर होंगे हमारे यहाँ पर आता है सबक। पहले आता है हमने मुसन्नफ़ का नाम लिखना है, और सबक का अनुमान लिखना है, नाम नहीं लिखना है, क्योंकि नाम होता है जाना चीज़ का। सबक हमारे पास बेजान है, हम इसका अनुमान लिखेंगे, इसका नंबर होता है गलती से लिखना। उसके बाद होगा सैको सबाक। सैको सबाक में हमें तलखीज़ वाला काम करना होता है, मतलब जो सबक था ना, सबक था उसका हमने 1 लिख देना है सैको सबाक बनाकर। इसके हम 7 लाइन लिखेंगे, सैको सबाक हो जाएगा। 3 नंबर इसके होते हैं। उसके बाद हम जो अगला सवाल कर रहे होंगे वो होगा इक्तबास की तशरीह, जो हमें पैराग्राफ मिल रहा होगा। इसका क्या तरीका है, वो तरीका है जिन सबक के हमने क्लासेस तैयार किए होंगे ना, उसकी हेडिंग निकाल कर हमने उन्हीं हेडिंग को यूज करके तशरीह कर देनी है यहाँ पर। लेकिन फ़र्क क्या आता है? फ़र्क ये आता है खलासे में हमने हवाले के साथ नहीं ऐड करने हैं, जबकि इक़्तिबास में हमने हवाले ऐड करने होते हैं, क्योंकि असल जान ही होती है। अशआर ऐड करने का बड़ा फ़ायदा होता है उर्दू के पेपर में। वो क्या आता है, एक तो अशआर तुम्हारी अच्छी खासी जगह ले लेते हैं, कम टाइम में सवाल मुकम्मल हो जाएगा, और दूसरा जो अशआर में हमने कंटेंट को यूज़ किया है, हम उसी को पैराग्राफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब
पैराग्राफ में लिखता हूँ, कहते हैं ना अब क्या लिखें क्या ना लिखें, वो जो अशआर है एक टिक क्या पूरी तुम उसी को इस्तेमाल कर सकते हो ताकि अशआर से रेलेवेंट मिले। इसको जो लिखना होगा 3-4 पेज लिखना होता है, मतलब 3 पेज होंगे तो ठीक हो जाएँगे और 1 पेज तुम्हारा हो जाएगा सेकंड का हवाले का हो जाएगा। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन इक्तबास तशरीह वाला। अब उसके बाद जो हम सवाल कर रहे होंगे अगला, वो होगा नज़्म के अशआर तशरीह। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जो नज़्म हमारी है ना, उसमें तमाम अशआर जो होते हैं ना, एक टॉपिक की तरफ होते हैं नज़्म में। वहाँ पर इसका तरीका क्या होता है, ये होता है 10 नंबर का सवाल होता है। 2 नंबर इसमें किसके होंगे, शायर का नाम और नज़्म का अनवान, नज़्म का भी अनवान होता है, इस चीज़ के होते हैं। और 8 नंबर किस चीज़ से होंगे, जो हमें मिल रहे होंगे, 2 हमने अशआर लिखने होंगे, उनके तशरीह के होंगे। यहाँ पर तरीका वही है जो हमने क्लासिकली हेडिंग याद की थी, मफ़हूम याद किए थे, हमने उन्हीं को तशरीह में इस्तेमाल कर देना है और तशरीह में हमने हवाले ऐड करने होते हैं। यहाँ पर सारा काम ही वही हवाले का अशआर का है, चाहे वो अशआर तशरीह हो या फिर गज़ल के अशआर तशरीह हो, जिसको हवाले से आते हैं ना, वो इन्हें मुकम्मल कर लेगा। उसके बाद इसको मैं लिखना 4 पेज का और जो हमारा अगला सवाल होगा वो होगा गज़ल के अशआर तशरीह। अब गज़ल होता है अक्सर बच्चों को तंग करती है, क्योंकि गज़ल में क्या ख़ास बात क्या है? वो एक ख़ास बात बल्कि दुरुस्त बात नहीं है, वो ये है कि इसका हर शेर एक-दूसरे से मुख्तलिफ होता है। मतलब इसके लिए हर शेर को याद करना पड़ता है, एक साथ वही आता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मैं तुम्हें एक टिप बता दूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो लाज़मी तैयार करो, उनका मफ़हूम पढ़ो, लेकिन जब टाइम कम रह जाए तुम तब तक क्या करोगे? असल में गज़ल में बात होती है किस चीज़ की, इश्क की बात होती है। हमारे पास होते हैं 2 होते हैं, एक होता है इश्क हकीकी, एक होता है इश्क मजाज़ी होता है। जो इश्क मजाज़ी होता है वो शायद किसी को ना आता हो, लेकिन जो इश्क हकीकी होता है एज़ अ मुस्लिम हम सबको आता है। जिसे हमने करना होता है अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इनकी बातें करनी होती हैं, ये तो हर मुसलमान को आती हैं। तो हम इसी को मौज़ू रखते हैं। तशरीह करनी है ना, जो मर्ज़ी कर दो, लिखोगे तो नंबर लास्ट में मिलेंगे उस चीज़ के और बीच में हवाले और बीच में जो होंगे हवाले वो ऐड कर दो। जो ये सवाल है इसमें 1 नंबर होगा शायर का नाम लिखने का और बाकी 3 इशारे होते हैं, उनको हमें लिखना होता है, 3 नंबर उनके होते हैं। 5 पेज तक इन्हें मुकम्मल कर जाए काफ़ी रहता है। यहाँ भी वही पैटर्न फ़ॉलो कर रहे होंगे, जो हमने अश्शारी तशरीह किसके गज़ल की हो, नज़्म की हो, इक़्तिबास हो, 1 पेज पे 2 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ से पहले हमने एक हवाले के साथ लिखना है, क्योंकि सारा काम ही उस चीज़ का आता है। यानी हवाले जो होते हैं तुम्हारी उर्दू के पेपर में खज़ाना है खज़ाना। लेकिन अब तुम पूछोगे, ये तो बता दिया, इस क्वेश्चन को तैयार ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसका ये तरीका है। लेकिन बात आती है सवाल तैयार कहाँ से करने हैं? तो क्या अब्दुल्ला भैया आपकी टीम ने जिस तरह बाकी सारे नोट्स तैयार किए थे, क्या कोई उर्दू नोट्स भी तैयार किया? तो हाँ ना मेरे दोस्त, मैंने मेरी टीम में तुम्हारे लिए पूरी कोशिश के साथ अज़म बैच तैयार किया, जिसमें तुम्हारी 11वीं और 12वीं की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। वो कैसे? इसके सबसे कमाल के 3 मेन फीचर की वजह से, जिसमें नंबर 1 क्या आता है, इसके वर्ल्ड क्लास सुपर बेस्ट नोट्स आते हैं। वो कैसे? क्योंकि इन नोट्स को बनाने में सारी साइंटिफिक टेक्निक को यूज़ किया गया है, जिससे अगर तुम एक बार पढ़ोगे ना, तुम्हारे नोट्स 9 याद हो जाएँगे और अगर तुम दोबारा पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे हर क्वेश्चन, हर बुक के हर क्वेश्चन, चाहे वो लॉन्ग, शॉर्ट एमसीक्यूज़ क्यों ना हो, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसको बनाने के लिए हर क्वेश्चन में ये 9 पॉइंट्स को यूज़ किया गया है, जो इन नोट्स को किसी दूसरे नोट्स के बारे में, जो इन नोट्स को किसी भी दूसरे नोट्स के बारे में सुपर बेस्ट बनाते हैं। क्योंकि इन नोट्स को बनाने के लिए मेरी टीम ने ये 6 मेन पॉइंट्स को यूज़ किया है, जिससे ये नोट्स किसी भी दूसरे नोट्स के बारे में सुपर बेस्ट बन जाते हैं। और फिर इसके बाद क्या होगा, जब तुम इन नोट्स की तैयारी मुकम्मल कर लोगे और तुम्हारी मुकम्मल तैयारी के बाद होगा एक कंप्लीट टेस्ट सेशन होगा, जिसमें तुम्हारी तैयारी को 3 स्टेप में करवाया जाएगा। वो क्या? पहले होंगे चैप्टर जैसे तुम्हारा सिलेबस मुकम्मल कराया जाएगा, फिर होगा हाफ बुक, फिर होगा हाफ बुक में से मुकम्मल करने के बाद प्री बोर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले एफएलपी होंगे, ये टेस्ट सेशन था। अच्छा ये वीडियो क्योंकि उर्दू की है, क्या मैं तुम्हें उर्दू की ड्राइव दिखा दूं? तो वैसे बैच में मिलते हो क्या? तो भी देखो मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए तुम्हारी 11वीं या 12वीं दोनों के मुकम्मल नोट्स तैयार है, जिसमें मैं तुम्हें दिखाता हूँ उर्दू। हमने उर्दू क्या कलर दिया था, उर्दू का कलर यहाँ पर आता है हमारे पास, जिसमें ड्राइव में हमने लाइट कलर का ऑरेंज कलर था। यहाँ पे तुम्हारे उर्दू के मुकम्मल नोट्स आते हैं, जिसमें तुम्हें क्या मिल रहा होगा, सबसे पहले तुम्हारी उर्दू की मुकम्मल कोटेशन, यानी तुम्हें जो मैंने बात की थी ना, जो तुम्हारे अशआर होते हैं हवाले के, वो तुम्हारी उर्दू में खजाना होते हैं। अब तुम क्या कहोगे कि तुम्हें हर शेर के लिए, हर इक़्तिबास के लिए शायद करने पड़ेंगे? नहीं बस तुम्हारे टिक है, यहाँ पर एक टेक्नीक है, वो क्या टेक्नीक आती है कि असल में हमने अशआर को ना टॉपिक से याद करना होता है। मतलब तुम्हारी पूरी उर्दू के लिए अशआर को मेरी टीम ने ना 10 या टॉपिक में डिवाइड कर दिया। तुम अगर उन टॉपिक के साथ तैयार कर लोगे, फिर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, तुम वहीं से अशआर को यूज़ करके वहाँ लिख सकते हो। मतलब अशआर को हमने अरेंज कर दिया हुआ है। वो क्या अशआर आते हैं, वो आ गया हमारे पास, हम के अशआर आ गए,
नात के अशार आ गए और बाकी तमाम अशार, उनको एक मुकम्मल ड्राइव बना दिया गया। अगर तुम इन अशार को मुकम्मल कर लोगे, जो कि बहुत कम और बहुत आसान और सिंपल अशार दिए हैं, जो कि हम अक्सर आम ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। सारे अशार वो इस्तेमाल कर देगी हम। अगर तुम इन अशार को मुकम्मल तैयार कर लोगे ना, फिर तुम्हारे उर्दू का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, तुम उसमें इन अशार को यूज़ कर सकते हो। वो तुम्हारी लेंथ बढ़ा देंगे, टाइम कम लगेगा और साथ-साथ तुम उसी कंटेंट को अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हो। यानी अशार तुम्हारे ये मुकम्मल उर्दू के हो गए और फिर तुम्हें क्या मिल रहा होगा इसमें? यहाँ पर तुम्हें साथ मिल रहा होगा, तुम्हारे पास किस चीज़ का क्या मिल रहा होगा, यहाँ पर दोबारा से हम उसको ऑन करते हैं, बैक हो गया हमारे पास। अब आता है तुम्हारी 11वीं उर्दू में 90 प्लस नंबर लेने के लिए तमाम टिप्स वो ये आती हैं कि मतलब तुम्हें बताऊँ बात वाली क्या आती है? जिस समय तुम्हें मैंने क्या बात की थी? यही बात की थी ना कि तुम्हें मुकम्मल स्ट्रैटेजीज़ मिल रही होंगी, हर बुक में अच्छे तरीके से नंबर लेने के लिए। तो ये देखो तुम्हारी उर्दू में फ्री के 32 नंबर, जिससे हर बच्चा आराम से सकता है। वो कौन से? यहाँ सारे लिखे हुए हैं और फिर साथ-साथ मुकम्मल टेक्नीक दी हुई है कि तुम हर क्वेश्चन को कैसे तैयार कर सकते हो और तुम्हारे कम टाइम में क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ये मुकम्मल लेवल उस चीज़ की आती है। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? इम्पोर्टेंट इक़्तिबास आती हैं, जो कि सारी उर्दू की होंगी। ये मेन जो होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा तैयार करने होते हैं। तो बच्चों को समझ आती है हम तैयारी कौन से करें, कौन से ना तैयार करें। उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट इक़्तिबास, जो पैराग्राफ होते हैं। मतलब असल में मतलब होता यहाँ पर ये है ना कि इक़्तिबास बहुत ज़्यादा हैं, उनकी इक़्तिबास करें कौन सी ना करें। तो मेरी टीम में तुम्हारी सारी इक़्तिबास जो कि इम्पोर्टेंट है, वो इधर इकट्ठी करती हैं। तुम सबसे पहले इन इक़्तिबास को मुकम्मल करना। यहाँ पर तो अव्वल तो पता क्या होगा कि तुम्हारे जो इक़्तिबास का पैराग्राफ होगा, वो यहीं से आ जाएँगे। दूसरा अगर ना भी है, तुम्हारी इनको तैयार करके इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुम्हारे पेपर में कोई भी तस्वीर ना आ रही हो, क्योंकि यहाँ पर हर सबक की बात मौजूद है। तुम्हारे पास कोई भी ना आ रही हो, कोई भी क्यों ना आ रही हो, तुम इसी को यूज़ करके ना जो तुमने यहाँ पे प्रैक्टिस की होगी, हर एक क्लास को मुकम्मल कर लोगे। उसके बाद जो अगली ड्राइव है वो किस चीज़ की आती है? तलख़ीस का नोट्स आते हैं, जिसमें तुम्हें क्या किया है? मैंने तुम्हें तलख़ीस मेरे पास है ना तलख़ीस होती क्या है? यहाँ पर मुकम्मल तलख़ीस को वो बयान कर दिया और फिर तलख़ीस ऐसे प्रैक्टिस होती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बात ये प्रैक्टिस करें कौन-सी जिसका तुम्हें फ़ायदा भी हो। तो मेरी टीम में तुम्हारे लिए ना मुकम्मल एक नोट्स बना दिए हैं तलख़ीस के। तुम इनकी प्रैक्टिस करो तलख़ीस की, तो तुम्हारी तलख़ीस अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पर हमें सिर्फ़ ये नहीं किया, जो बात अक्सर कर रहे होते हैं, तलख़ीस बस पैराग्राफ दे दिए, बल्कि उन्हें पैराग्राफ भी दिए हैं। और तलख़ीस करके दिखाइए कि करते कैसे-कैसे हैं। ये तुम अगर प्रैक्टिस यहाँ से कर लोगे ना तुम्हें तलख़ीस मुकम्मल हो जाएगी, इसी नोट से। ये तुम्हारे थे उर्दू के नोट्स और फिर इन्हीं मुकम्मल ड्राइव में तुम्हारी कोई भी साइंस की बुक हो या आर्ट्स की बुक हो, उसके हर क्वेश्चन चाहे लॉन्ग हो, शॉर्ट हो या एमसीक्यूज़ ना हो, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ मौजूद है। और फिर फुल बुक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, जिसमें हर एमसीक्यू से उसकी ज़िंदगी होगी, हर बुक के होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर होंगे। ये सब कुछ इसी टाइम में इंक्लूड होता है। और अब बात ये आती है तुम्हारी एग्ज़ाम तुम्हें किसी भी टाइप का कोई मसला क्यों ना है, तुम्हें उसका उस टाइम सुपर बेस्ट सॉल्यूशन के लिए कंप्लीट पॉजिटिव स्कोर भी है, तुम्हें एज़ द बेस्ट में मिल रहा होगा। ये सब कुछ और भी बहुत कुछ तुम्हें समय बैच में मिलेगा। तुम ना इसी वीडियो में नीचे ना डिस्क्रिप्शन का लिंक होगा, वहाँ पर होगा चैनल व्हाट्सएप का लिंक होगा, तुम सब कुछ वहाँ जाके देख सकते हो। इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन मिल जाएँगे। लेकिन अब बात ये आती है तुम्हें ब्रिज होके जाना कोई नहीं कि क्योंकि तुम्हारे लिए भी 30 दिन का प्लान पड़ा हुआ है। कैसे तुम अपनी उर्दू को मुकम्मल 30 दिन में तैयार कर सकते हो। जिससे मेरी टीम ने पता क्या किया, तुम्हारी मुकम्मल 11वीं उर्दू के सिलेबस को 4 हफ्ते और 2 दिन में डिवाइड कर दिया गया। यहाँ तुमने क्या करना है, तुमने ना एक मुकम्मल सीक्वेंस है, एक तरतीब के साथ अपने सिलेबस को मुकम्मल तैयार करना है। जो यहाँ पर क्या प्लान में क्या किया गया कि तुम्हारे सिलेबस को ना मुकम्मल एक सीक्वेंस रख दिया गया, जिसे बंदा प्रैक्टिकली फॉलो भी कर सकता है। कुछ मिक्सअप नहीं किया गया, बस तरतीब से कुछ रखा गया। वो कैसे? जो हमारा ना फर्स्ट वीक होगा, हमने वहाँ पर क्या करना है? वहाँ पता है ये करना है कि जो हमारे अस्बाक खुलासा हम पहले 3 दिन उन्हें मुकम्मल करेंगे और फिर उन दूसरी के साथ मुकम्मल कर लेंगे। मतलब चीज़ हमें सेम आ जाएगी ना कि लोग अलग होते हैं। जिस बच्चे ने पहले अस्बाक खुलासा मुकम्मल तैयार कर लिया, वहाँ से सारी हेडिंग क्वेश्चन है क्या, क्या नहीं है, फिर उसके बाद वो जाके तशरीह कर लेगा उनकी, मतलब भी हो जाएगा क्वेश्चन के पोर्शन मुकम्मल हो जाएगा और फिर एक दिन हमने क्या करना है, उसकी रिवाइज़ करना है। अब एक दिन रिवाइज़ के लिए क्यों रखा? तो मैं तो साइंटिफिक स्टडीज़ यही कहती हैं कि जब भी हमने कुछ चीज़ तैयार की ना, हमने उसे एक हफ्ते बाद लाजमी तैयार करना होता है, ताकि जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे, तभी हम उसको बोर्ड में याद कर पाएँगे ना, जो लिखना हमने होता है। तभी तुम्हारे मुकम्मल सिलेबस में हर हफ्ते का एक दिन रखा हुआ है, जो हमने सबसे याद किया रिवाइज़ करो। फिर ये नहीं हमने करना है कि हमें इसको बस हफ्ते भर रिवाइज़ करना है, बल्कि रूल तो ये होता है कि जो हर रोज़ रिवाइज़ किया जाए। मतलब एक चीज़ को मैंने आज तैयार किया, मुझे घंटा लगेगा तैयार करने में। मैं ये कल करूँगा, अगले दिन से रिवाइज़ कर लूँगा। मुझे 10 मिनट लगेंगे, लेकिन जो मैंने कल घंटा लगाया था ना, उसकी मेहनत वसूल हो जाएगी। यहाँ पे तुम्हारा वही तरीका हमने किया गया कि पहले से में हमारे सोचेंगे सर इस बात के खिलाफ से उन नतीजों की मुकम्मल हो जाएगी। फिर जो अगला हमने यहाँ पर क्या करना है, वो ये करेंगे जो हमारी नज़म होगी ना,
उनके साथ उनके मुकम्मल कर लेंगे, कैसे मुकम्मल कर लेंगे। जब हमने उसे कैसे मुकम्मल किया ना समझ होंगे, हमें पता लग गया दरअसल बात क्या हो रही है। फिर हमने उसी बात को यूज़ करते हुए, उसी मफ़हूम यूज़ करते हुए, उसकी हमने अशायत करके अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाएँगे यहाँ पर। इसलिए हम ये मुकम्मल करेंगे और एक दिन हमारा वही होगा रिवाइज़ करने के लिए। फिर हमारा होगा अगला हफ्ता। अब यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर तुम्हारी जो गज़लें हैं ना, क्योंकि उर्दू का सबसे बड़ा पोर्शन होता है गज़लें हैं। यहाँ पर हमने उनको 2 में डिवाइड कर दिया। हम अगर 1 हफ्ते में से मुकम्मल करते, तो ये शायद ना 13 होती क्योंकि मुश्किल होता है करने के लिए। तभी हमने यहाँ पे क्या किया, तो हमारे गज़लों को 2 में डिवाइड कर दिया। हमने 4 दिन में गज़ल तैयार करनी है, जितने कर सको गज़लें, आधी मुकम्मल तैयार कर लेना। उसके बाद हम कहते हैं हमने अगले 2 दिन में तैयार करने 2 खास से। दिन ये सेटअप होगा, फिर 1 दिमाग होगा उसका रिवाइज़ का होगा। ये हमारा तीसरा हफ्ता मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हमारा होगा लास्ट और आखिरी हफ्ता। हमने यहाँ पे क्या करना है, अपनी उर्दू का जो कुछ बाकी रहेगा इसे मुकम्मल तैयार करना है। वो कैसे? जो हमारी बाकी गज़लें रहेगी उन्हें मुकम्मल करेंगे और हमारे मुकालमे जो कि कम है, आसान होते हैं, प्रैक्टिस करनी होती है, इन्हें मुकम्मल तैयार करेंगे। और सीध इतनी हाई पैटर्न प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस कर ली ना वही काफ़ी रहेगा इसके लिए। ये मुकम्मल करने के बाद तुम्हारी 11वीं उर्दू का सेशन मुकम्मल हो जाएगा। अब इसके बाद है एमसीक्यू। तो मेरे तुम्हारी जो 11वीं उर्दू है ना, वहाँ पे सारे एमसीक्यूज़ के रूल बेस्ड है। तो साइंटिफिक स्टडीज़ यही कहती हैं, जो रूल बेस्ड है ना, उन्हें हम एंड नहीं कर सकते, बल्कि हमें उन्हें हर रोज़ तैयार करना होता है। ये तलख़ीस होगी और एमसीक्यूज़ हो गए, इन्हें हर रोज़ तैयार करना पड़ेगा। तभी मैं टाइम अच्छा खासा मैंने दिया बीच में, तलख़ीस दो या एमसीक्यूज़ दो, इन्हें हर रोज़ मुकम्मल तैयार करना पड़ेगा। मतलब हर तलख़ीस प्रैक्टिस करो और एमसीक्यूज़ होते हैं, हर रोज़ की प्रैक्टिस करोगे, फिर ये तैयार होंगे। आखिर दिन हम क्या करेंगे, आखिर दिन में जिससे मैं सिलेबस को दोबारा प्रैक्टिस कर देंगे, रिवाइज़ कर देंगे। फिर 3 दिन का प्लान था तुम्हारा सिलेबस मुकम्मल करने के लिए। अब इसके बाद तो तुम्हारा गिफ्ट होता है। जैसे तुम्हें क्या मिल रहा होगा, तो मेरे दोस्त तुम्हारे लिए जो हर वीडियो होती है, उसमें गिफ्ट यही होता है ना, उसमें गिफ्ट तो यही होता है कि हर बुक के मुकम्मल 20 नंबर के आंसर जो होते हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन जो उर्दू के आंसर भी तैयार हो रहे हैं, वो तुम्हें बाद में मिल जाएँगे, वो फ्री में मिलेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे पास आता है हवाले के शार, क्योंकि उर्दू में भी जो होती है हवाले के शार है, ये और फिर तुम्हारी मोस्ट इम्पोर्टेंट इक़्तिबासात होती हैं, उनके पैराग्राफ होते हैं। ये सब कुछ तुम्हें इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन होगा ना, वहाँ पर लिंक मिलेगा, वहाँ से मिल जाओगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।